पुराने समय की बात है। प्रीतमपुरा गांव में एक नदी थी जिसे पार करने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में गांव के कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक पुल बनवाया। ये पुल बहुत ही संकरा था जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति आ जा सकता था। एक दिन एक बकरी जंगल से घास खा के अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे पुल पार करना था तो वह पुल पर चढ़ गई। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। थोड़ी ही देर में दोनों बकरियां पुल के बीचों बीच पहुंच गई। अब एक बार में केवल एक ही बकरी पुल को पार कर सकती थी। ऐसे में दोनों बकरियां काफ़ी देर तक इंतजार करती रही कि कोई एक बकरी पीछे हट जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं था। थोड़ी ही देर में एक बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम एक काम करो, वापस पीछे चली जाओ ताकि मैं घर जा सकूं। वैसे भी मुझे घर जाने में देरी हो रही है। ये कहकर वो एक कदम आगे बढ़ी। तभी दूसरी बकरी बोली, उम्र में बड़ी है तो मैं क्या करूं? इस पुल पर तो मैं पहले आई थी, तो ये पुल मैं ही पहले पार करूंगी, पीछे तो तुम्हें ही जाना होगा। ये कहकर वो दोनों बकरियां काफ़ी देर तक बहस करती रही। दोपहर से शाम हो गई लेकिन दोनों में से कोई भी बकरी पीछे नहीं हटी। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में एक बकरी बोली, बहन, ऐसे अकड़ते अकड़ते तो पूरी रात गुजर जाएगी। अगर हम दोनों में से कोई पीछे नहीं हटा तो हम नदी में गिर जाएंगे और उसमें डूबकर मर जाएंगे। ये सुनकर दूसरी बकरी बोली, तुम सही कह रही हो बहन, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों में से किसी को भी पीछे नहीं हटना होगा और हम एक ही समय पर ये पुल भी पार कर लेंगे। अच्छा, क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ, पहली बकरी ने कहा। दूसरी बकरी बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम एक काम करना, मेरे ऊपर से गुजर जाना, लेकिन हाँ, ये काम सावधानी से करना, नहीं तो तुम नदी में भी गिर सकती हो। दोनों बकरियां ऐसा करने के लिए राजी हो गई। अब एक बकरी पुल पर बैठ गई और दूसरी बकरी ने उसके ऊपर चढ़कर पुल पार कर लिया। इस तरह से दोनों बकरियों ने सावधानी से पुल पार किया और अपने अपने घर पहुंच गई। तो दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में समझदारी से काम करना चाहिए। अगर दोनों बकरियां अपनी अपनी अकड़ में रहती और एक दूसरे का साथ नहीं देती तो वे नदी में डूब सकती थी, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया और पुल को पार कर लिया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। चंपकवन में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। सभी एक दूसरे की मदद करते और शाम को एक साथ बैठकर हंसी ठिठोलियाँ करते। इसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वो बेहद ही खूबसूरत था। उसके रंग बिरंगे पंख और उसकी नीली सुराहीदार गर्दन किसी का भी मन मोह लेती थी। जंगल में हर कोई जानवर मोर की सुंदरता की तारीफ करता, जिससे धीरे धीरे मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। वो अपने आप को जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी बताता और दूसरे जानवरों का मजाक बनाता। एक दिन जंगल में एक महफिल सजी जहाँ सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हुए। मोर भी इस कार्यक्रम में आया जहाँ उसने एक सुंदर सा डांस परफॉर्मेंस किया। ये देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगे। तभी स्टेज पर कोयल ने गाना सुनाया। कोयल की भी आवाज़ सुनकर सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। तभी मोर बोला, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मीठी है कोयल बहन, पर तुम्हारा रंग बहुत ही काला है। अगर तुम चुपचाप किसी डाल पर बैठी रहो तो कोई बता ही नहीं सकता कि तुम कोयल हो या कौवा। मुझे देखो, मैं तुम सबसे कितना अलग और सुंदर हूँ। मेरी आवाज़ में भी एक कशिश है। मोर की बात सुनकर कोयल और कौवे दोनों उदास हो गए। ये देखकर बंदर बोला, अपनी सुंदरता पर इतना भी घमंड करना ठीक नहीं है। तभी मोर बोला, देखो, ये बात बोल भी कौन रहा है जिसमें सुंदरता का स भी नहीं है। पूरा दिन बस पेड़ों पर उछल कूद करते रहते हो। तुम मुझे ज्ञान नहीं दो तो ही अच्छा है। मोर की बातें सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। वह उसे जवाब देने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अब बारिश से बचने के लिए पेड़ की छाया ढूंढने लगे। तभी मोर बारिश में पंख फैलाकर नाचने लगा और बोला, बारिश में मेरा रंग और भी खिलकर सामने आता है। देखो, इतनी बारिश में मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। ये देखकर सभी जानवर आपस में बातें करने लगे। ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा बस अपनी सुंदरता के झंडे गाड़ता रहेगा। इसे और कोई काम तो है नहीं। मोर बारिश में नाचता रहा। तभी उसे एक शिकारी ने देख लिया। मोर को देखकर उसने मन ही मन सोचा, कितना सुंदर पंख, आज तो इसी का शिकार करूंगा। इसके सुंदर पंख देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। ये सोचकर उसने मोर पर निशाना साधा, लेकिन बंदर ने पहले ही शिकारी को देख लिया था। ऐसे में जैसे ही वह बंदूक चलाने वाला था, बंदर ने उस पर हमला कर दिया और शिकारी का निशाना चूक गया।
शिकारी को देखकर ढेर सारे कौवे वहां आ गए और काँव काँव करने लगे। कौवे की काँव काँव से शिकारी चिड़चिड़ा हो गया और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में मोर वहां आया और बंदर को धन्यवाद करने लगा। मोर बोला, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। मोर ने बाकी सभी जानवरों से भी माफी मांगी और बोला, आज मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन बन गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि तन की सुंदरता सब कुछ नहीं होती है। आप सभी मन से सुंदर हैं और अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। तो दोस्तों, कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। सालों पहले रतनगढ़ नाम के राज्य में एक बुद्धिमान राजा रहता था, जिसका नाम था राजा बलवीर सिंह। उसकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थे। अपने राज्य में आज तक उसने न तो किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होने दिया और न ही किसी भी आरोपी को बिना उसकी बात सुने सजा सुनाई। उसके राज्य में हर कोई उससे खुश था। राजा बलवीर की बुद्धिमानी के चर्चे सुनकर आसपास के राज्यों के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी के चलते वे बार बार उसे पराजित करने की कोशिश करने लगे। वे लोग अक्सर राजा बलवीर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके खोजते। कभी कोई अतरंगी सवाल लेकर आता तो कभी कोई अजीब से झगड़े, लेकिन हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरता। राजा ने हर तरह से अपने आप को योग्य साबित कर दिया था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए प्रीतमपुरा राज्य की एक राजकुमारी आई। राजकुमारी के हाथों में 2 फूल की माला थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। राज दरबार में मौजूद हर किसी व्यक्ति को लगा कि राजकुमारी ये माला राजा की स्वागत में लेकर आई है। लेकिन राजकुमारी ने उन दोनों मालाओं को सभी को दिखाते हुए कहा, दोनों मालाओं में से एक असली फूल से बनी है और दूसरी नकली फूल से। अगर राजकुमार इसमें से असली माला को पहचान लेंगे तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे खुद दूर दूर तक गाऊंगी। राजकुमारी की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि दोनों मालाओं को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इनमें से कोई एक माला नकली भी है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी ये सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। एक बार को तो माला देखकर राजा बलवीर भी परेशान हो गए थे। वह असली माला का पता लगाने की तरकीब खोज ही रहे थे कि उसी वक्त उसका ध्यान बगीचे की ओर गया और वहां बहुत सारी मधुमक्खियां घूम रही थी। ये देख राजा के मन में विचार आया। उसने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, अरे सेवक राम, जरा जाओ और बगीचे के तरफ वाली खिड़की को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो बहुत सारी मधुमक्खियां राज दरबार में आ गई। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे। जैसे ही 1-2 मधुमक्खी एक फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा समझ गए कि असली माला कौन सी है। राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खियां बैठी हुई थी। राजा की होशियारी देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, मान गए राजा साहब आपकी होशियारी को। यूं ही आपकी होशियारी और बुद्धिमानी के चर्चे नहीं हैं। आप में सच में वह बात है जो बाकी राजाओं में नहीं है। दरबार में मौजूद सभी लोग अब उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की जरूरत है। तो दोस्तों, आपकी बुद्धिमानी ही आपका साथी है। ऐसे में सोच समझकर सब कुछ सुनकर ही कोई फैसला ले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। पुराने समय की बात है। रामपुरा जंगल में जानवरों का एक गांव था, जहां कई तरह के पक्षी रहते थे। सभी पक्षी मिलकर रहा करते थे। इनमें एक तोता और मैना भी थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत ही खुशमिजाज किस्म का व्यक्ति था, जो हमेशा चहकता और खुश रहता था। लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी थी। वो बहुत ही जल्दी चिढ़ भी जाता था और गुस्से में किसी को कुछ भी कह देता था। इसके उलट मैना बहुत ही शांत और धैर्यवान थी। उसकी बातों से हमेशा लोगों का मन शांत हो जाता था। मैना हमेशा अपने दोस्त तोते को समझाती रहती थी कि वह कम गुस्सा किया करे, लेकिन तोता हमेशा उसकी बात को मजाक में उड़ा देता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बहुत भयंकर तूफान आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में छिप गए। जब तूफान खत्म हुआ तो तोता और मैना खाने की तलाश में निकले। तभी उनकी नजर आम के एक पेड़ पर पड़ी। तूफान की वजह से बहुत सारे आम जमीन पर गिर गए थे। इतने सारे आमों को देखकर तोता ने मैना से कहा, इस जगह हम पहले पहुंचे हैं, तो ये सारे फल हमारे हैं। तुम दया में आकर ये फल कोयल, कबूतरों और बगुले को मत बांट देना। इस पर मैना कुछ नहीं बोली। दोनों ने फल खाना शुरू किया। इतने में वहां एक बगुला आ पहुंचा।
वह भी भूखा था, तो उसने उन फलों को खाने की कोशिश की। जैसे ही वह फल खाने के लिए आगे बढ़ा, तोता तुरंत गुस्से में आ गया और बोला, यहाँ हम पहले पहुंचे हैं, तो ये सारे फल हमारे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तोते ने बगुले को वहां से भगा दिया। ये देखकर मीना ने तोते को समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो हमें उसे दूसरों के साथ बांटना सीखना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए थोड़ा सा भी कर सकते हैं तो वो हमारे जीवन का सबसे सुखद अनुभव होगा। तोते ने मीना की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और फल खाता रहा। थोड़ी ही देर में उसे प्यास लगी तो वो तालाब की ओर उड़ा। तोता जब तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि पानी बहुत गंदा हो गया था और उसे वहां से पानी पीना संभव नहीं था। ऐसे में अब वह दूसरे तालाब की ओर गया। काफी दूर उड़ने के बाद उसे एक तालाब दिखा। इस तालाब में साफ पानी था। तोते ने जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में अपनी चोंच डाली, तभी बगुला वहां आ गया। उसने तोते को रोका और बोला, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। तोते ने गुस्से में कहा, कैसी बात कर रहे हो? इस पूरे तालाब पर तुम्हारा अकेले का अधिकार कैसे हो गया? बगुले ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे पहले आम के पेड़ के पास पहुंचने पर वो सारी फलें तुम्हारी हो गई थी। ये तालाब अब हमारा है, तुम तो यहाँ से पानी नहीं पी सकते। बेचारे तोते को वहाँ से प्यासा ही लौटना पड़ा और उसे उसी गंदे तालाब का पानी पीना पड़ा। ये घटना सुनकर मीना ने तोते से कहा, यदि तुमने बगले को खाना बांटने दिया होता तो वह तुम्हें पानी पीने से मना नहीं करता। तोते को अब मीना की बात समझ आ गई और उसे अब अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि यदि उसने बगुले के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद उसे भी मदद मिलती। अगले दिन उसने बगुले से माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद तोते ने सभी पक्षियों के साथ दोस्ती करना और चीज़ें बांटना सीख लिया। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ मिलकर बांटकर खाने से आपके रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं।